तनाव की स्थिति हो। इन सब के बीच ही लेबनान में यूएन बेस पर इजरायल का हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूएन फोर्स के नकोरा बेस पर रॉकेट अटैक किया गया। फ्रांस ने इजरायली राजदूत को तलब किया है। इस पूरे मामले को लेकर यूएन फोर्स के नकोरा बेस पर रॉकेट अटैक किया गया। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। फ्रांस ने इजरायली राजदूत को तलब भी इस मामले में किया है। लेबनान में यूएन बेस पर यह हमला किया गया। अब जिस तरीके से यह हमला किया गया या फिर जो दहशत लोगों में देखने को मिल रही है वो तो अलग है, लेकिन लेबनान में यूएन बेस पर इजरायल ने जिस तरीके से हमला किया, यूएन फोर्स के नकोरा बेस पर रॉकेट दागा गया, रॉकेट से अटैक हुआ। फ्रांस ने इजरायली राजदूत को इस मामले में तलब किया है। यूएन फोर्स पर हमला कर फंस गया है इजरायल। ये क्या काफी हद तक सही माना जाएगा? इसको लेकर जानकारी जो मिल रही है वो जान लीजिए। यूएन फोर्स पर हमला करके इजरायल अब फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस जवाबदेही अब उसकी बनती है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर यह हमले की खबर है। यहाँ पर यूनिफिल ने इजरायल के हमलों पर बयान जारी किया। नकोरा में यूनिफिल के हेडक्वार्टर पर यह हमला किया गया है और यूनिफिल ने 48 घंटे में 2 बार हमले का दावा किया है। और इस हमले के बाद हमले में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 2 जवानों के जख्मी होने की खबर है। लेबनान बॉर्डर पर तैनात है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, और ऐसे में लेबनान बॉर्डर पर तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर यह हमला, सेना के 2 जवानों के जख्मी होने की खबर। अब ऐसे में फ्रांस ने इजरायली राजदूत को इस मामले में तलब कर लिया है, बुला लिया है। जिस तरीके से कर्नल सिरोही जो हालात अभी बने हुए हैं, ऐसे में क्या अलग अलग अटैक अलग अलग तरीके से इजरायल की जवाबदेही को भी बढ़ा देंगे, और क्या इसे हम वाकई कहें कि फंस गया है इजरायल? देखिए रचना जी, मुझे नहीं लगता कि इंटेंशनली यूएन हेडक्वार्टर या यूएन का जो फोर्स है वहां पे ये रॉकेट दागा गया है। ये हो सकता है गलती से हो, तो अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के किया गया है। और अगर जानबूझ के गया है तो ऑब्वियसली इजराइल इस मामले में फंस जाए। और जहां तक सवाल है इस चीज का, पहले तो लेबनान अच्छा, में ये भी रॉकेट। बताइए, जो रॉकेट अटैक या मिसाइल अटैक होते हैं, क्योंकि ये हवाई हमले होते हैं, वही एक देश से दूसरे देश में जाकर रॉकेट या मिसाइल हमला, ये क्या टारगेट बेस पर होते हैं? क्या टारगेट बेस्ड होते हैं, यानी कि जो टारगेट है क्या वही हिट करते हैं, या यहाँ वहां कहीं भी जा सकते हैं? नहीं, वो टारगेट बेस्ड होते हैं और इसराइल के पास बहुत प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो इसका मुझे अभी मैं कह नहीं सकता हूँ कि इसकी वजह क्या होगी। या तो वहां पे कोई ऐसी चीज होगी जिसको इसराइलीज के पास गलत खबर मिल गई होगी, या कुछ वॉट एवर द रीजन इज। पर अभी इस स्टेज पे ये कहना कि इसराइल ने यूएन फोर्सेस के ऊपर हमला किया, मुझे नहीं लगता इसराइल इतनी बड़ी गलती करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ताल्लुक है फ्रांस का कि उन्होंने इसराइल के एम्बेसडर को तलब किया है, फ्रांस का देखिए इंटरेस्ट को आपको समझना पड़ेगा। फ्रांस का इंटरेस्ट लेबनान में नहीं है। फ्रांस का इंटरेस्ट, क्योंकि फ्रांस का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है लेबनान में, तो फ्रांस इसलिए बार बार फ्रांस को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो चाहता है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्द खत्म हो जाए। नहीं तो जितना पैसा फ्रांस ने लेबनान में इन्वेस्ट किया वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि जी प्रोपोर्शनेट अटैक होगा, ये गलती ईरान ने जो की है 200 मिसाइल्स का अटैक करके, उसका तो उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इसराइल का ये फिलॉसफी रह चुकी है, स्ट्रेटेजिक फिलॉसफी है कि इसराइल कभी भी प्रोपोर्शनेट जवाब नहीं देता है, वो डिसप्रोपोर्शनेट जवाब देता है। अगर उन्होंने 200 मिसाइल किया है और वो कुछ टारगेट बर्बाद किए हैं, तो इसराइल इतना तगड़ा हमला करेगा कि उसके डिस्प्रोपोर्शनेट डैमेज होगा। और मुझे जहां तक ताल्लुक है, जैसे पहले वाले स्पीकर साहब ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांस है, मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। क्योंकि रशिया और अमेरिका जब तक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती। रशिया भी नहीं चाहेगा, अमेरिका भी नहीं चाहेगा, चाइना भी नहीं चाहेगा। तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और इसमें ईरान और इजराइल का आपस में होगा। मुझे नहीं लगता चीन भी डायरेक्टली इंटरवीन करेगा या रशिया करेगा। अमेरिका भी तब इंटरवीन करेगा अगर ईरान के अलावा कोई और भी हमला करता है इजराइल के ऊपर, तब अमेरिका आएगा। अदरवाइज ये दोनों देशों की लड़ाई है, इजराइल की और ईरान की। रचना जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको नहीं लगता तीसरे विश्व युद्ध का खतरा यहाँ पर है, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अलग अलग देश आपस में टकरा रहे हैं, ये बड़ी तबाही और बड़ी दहशत तो लोगों में जरूर पैदा कर रहा है, और गाहे बगाहे बाकी देश भी अलग अलग तरीके से प्रभावित इस युद्ध के हालात से हैं।
संजीव श्रीवास्तव जी, चूंकि अमेरिका में तो पूरी तरीके से राष्ट्रपति चुनाव का माहौल बना हुआ है, जानकार ये भी कहते हैं कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से भी ईरान और इजरायल के बीच की टसल का ताल्लुक है। अमेरिका की तरफ से जिंदा रखा जा रहा है इस मुद्दे को, और हो सकता है कि चुनावों तक या चुनावों के बाद स्थिति पूरी तरीके से पलट जाए। क्या ये सही है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चाहे वो वर्तमान की डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो या भविष्य में यदि रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आती है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, दोनों ही स्थितियों में इजराइल के प्रति जो अमेरिका का जो कमिटमेंट है, जो उनके संबंध है, वो आयरन क्लॉड है, वो अनशेकेबल है, वो बहुत ही गहरे हैं, डीप हैं, और कोई भी अमेरिका का एस्टेब्लिश राजनीतिक नेता जो है वो इजराइल को इग्नोर नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा है। आपने देखा कि पिछले वर्ष 7 अक्टूबर पे जब इजराइल के ऊपर हमास के आतंकी संगठन के द्वारा सबसे बड़ा हमला किया गया था, तो उसके बाद से अमेरिका ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर रखी है, और वर्तमान समय में तो अमेरिका ने और भी ज्यादा संख्या इसकी बढ़ा दी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और लगभग 42,000 से भी ज्यादा की संख्या में जो सैनिक हैं, ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं, और वो किसी भी स्थिति को डील करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ अमेरिका के पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में फैले हुए जो मिलिट्री बेसिस हैं वो हाई अलर्ट मोड में हैं। और इजराइल के साथ जाहिर है कि अमेरिका जैसी एक सुपर पावर खड़ी है, और इजराइल जाहिर है कि कोई भी, जैसा कि मैंने कहा कि रिस्पांस वो इजराइल ईरान के प्रति जो सीधा करेगा वो अमेरिका के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेटेड होगा। और अमेरिका इस बात को लगातार कह रहा है कि इजराइल को ये रिस्पांस अवश्य करना चाहिए, और ये रिस्पांस जैसा कि मैंने कहा ये इमिनेंट है, किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका में इलेक्शंस हैं, हम सब जानते हैं, अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि इजराइल और ईरान के बीच में कोई सीधा युद्ध शुरू हो जाए, कोई एक फुल ब्लोन वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है रचना जी, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका युद्ध के मैदान में सीधा उतरेगा। यदि ईरान और इजराइल के बीच में कोई सीधी जंग शुरू हो जाती है, इजराइल के विरुद्ध ईरान ने कोई अगर युद्ध की घोषणा कर दी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ ईरान के प्रति सीधी कार्रवाई करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहता है। लेकिन मैं इतना और भी ऐड करूंगा कि यहाँ तक ईरान की अगर रिस्पॉन्स की बात, आप रहिए मेरे साथ, बात अपनी पूरी कीजिएगा। इस बीच इजरायल और हिजबुल्ला को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। इजरायल हिजबुल्ला जंग से जुड़ा बड़ा अपडेट है। देर रात उत्तरी तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया गया है। कई ऊंची इमारतों को ड्रोन से टारगेट किया गया है। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। इजरायल हिजबुल्ला जंग से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। जिस तरीके से तेल अवीव में ये रॉकेट हमला हुआ है, बड़ी तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यानी कि जैसा मैंने इससे पहले कहा था, उधर हमास चीफ हानिया का मारा जाना, इधर हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला का मारा जाना, ऐसा नहीं है कि ये युद्ध रुक जाएगा या फिर हमले रुक जाएंगे। तबाही अभी भी देखने को मिल रही है। अब जंग में किसे कितना नुकसान अब तक हुआ है ये भी आप जान लीजिए। इजरायल जहां पर 1200 सैनिक अब तक मारे गए हैं, जिस तरीके से नुकसान यहां पर हुआ है। इजरायल में 728 सैनिक मारे गए हैं, जबकि हमास की जो लड़ाके हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा 17,000 की है जिनका नुकसान हुआ है, यानी कि जिनकी जान गई है। अब इजरायल जहां पर सैनिक जो जख्मी हुए हैं वो 4,700 हैं, जबकि फिलिस्तीन में जो जख्मी लोग हैं उनकी संख्या 96,000 है। ये बहुत ज्यादा है यहाँ इजरायल के मुकाबले। इजरायल जहां पर रॉकेट हमले हुए हैं 13,200, जबकि यहाँ बड़ा जो हमला हुआ है हमास के लिए वो बड़े तरीके से हुआ है। यहाँ जो लापता लोग हैं फिलिस्तीनी, उनकी संख्या 7,000 है, जबकि यहाँ इजरायल में वो संख्या मुकाबले में काफ़ी कम है। इजरायली मारे गए हैं 1200, जबकि फिलिस्तीनी मारे गए हैं 42,000, और ये आंकड़ा लगातार हर दिन के साथ बढ़ रहा है। सैनिक मारे गए हैं 728 इजरायल में, जबकि लड़ाके जो हमास के हैं वो 17,000 मारे गए हैं। ये नुकसान बड़ा है। फिलिस्तीन जो कि जख्मी यहाँ पर फिलिस्तीनी हुए हैं वो 96,000 हुए हैं, जबकि इजरायली सैनिक 4,700 की संख्या में जख्मी हुए हैं। हमास जहाँ पर मिसाइल हमले हुए हैं 40,300, बहुत बड़ी ये संख्या है, जबकि इजरायल में रॉकेट हमले जो हुए हैं वो 13,000 महज 200 हुए हैं। यानी कि अगर दोनों में कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा नुकसान फिलिस्तीन में हुआ है, बड़ी तबाही गाजा में देखी जा रही है, और यहाँ हमास के लड़ाके भी 17,000 मारे गए हैं, खत्म हुए हैं। यानी कि ये संख्या इजरायल के सैनिकों के मुकाबले या फिर इजरायल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा
भारी दिखती है, काफ़ी ज़्यादा फिलिस्तीन में नुकसान नज़र आता है, लेकिन ये युद्ध अभी भी जारी है और इस युद्ध को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और उधर जो नया मोर्चा संभाला है आईडीएफ ने, वो लेबनान में संभाला है, वो बेरूत में संभाला है, जहां एक के बाद एक हमले हुए हैं। और उसके बाद यमन में हूती विद्रोहियों के खात्मे के लिए भी आईडीएफ ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। यानी कि आईडीएफ लगातार आगे बढ़ते हुए उस आवाज़ को पहले से दबा देना चाहता है यूके देवनाथ सर, जो उसके खिलाफ उठे